चलिए, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखो, अब तक हमने जो है वो क्या-क्या देख लिया है। 1919 का एक्ट देख लिया था हमने, उसके बाद खिलाफत असहयोग आंदोलन हमने देखा, स्वराज पार्टी, स्वराज आंदोलन और 1930 तक जितनी भी क्रांतिकारी गतिविधियां हैं, वो सब हमने इवन की सविनय अवज्ञा आंदोलन में आप देखेंगे आगे चल कर के एक आपका चिटगोंग शस्त्रागार कांड होता है, रेड होता है, वो भी हमने उसमें कवर कर लिया था। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं। आज जो है इस लेक्चर में हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन को कवर करेंगे और इसमें इसको देखने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि 1930 में देखो ये आंदोलन होता है। तो 1930 के पहले 1927 से 30 के बीच में कुछ और भी घटनाएं हुई जो जिसके कारण जो है वो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो शुरू हुआ। ठीक है, तो जैसे नेहरू रिपोर्ट आता है, साइमन कमीशन आता है, जिन्ना की 14 सूत्रीय मांग आती है, फिर कांग्रेस में एक नया धड़ा उभरता है जो युवा धड़ा होता है, समाजवादी धड़ा होता है, जैसे नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, ये सब लोग उभरते हैं और उसके बाद ये कांग्रेस का पूरा जो माइंडसेट है वो चेंज कर देंगे। तो इसके बाद जो है 1930 में आप देखेंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आएगा पिक्चर में। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में इस वीडियो के बाद आपके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं रहेगा। और अगर किसी भी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो बीपीएससी हो, किसी भी एग्जाम हो जिसमें से क्वेश्चन आए, तो आप इसको आसानी से कवर करके ले जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि उसके पहले 1-2 सालों में क्या क्या हुआ था। देखो, मैंने आपको जब 1919 का एक्ट पढ़ाया था उस वीडियो में आपको बताया था कि एक प्रोविजन था कि 10 सालों के बाद उसी एक्ट में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था या फिर भारत शासन अधिनियम 1919, उसमें कहा गया था कि 10 सालों के बाद जो 1919 का अधिनियम है इसके प्रोग्रेस को चेक करने के लिए हम 10 सालों के बाद एक कमीशन बनाएंगे, एक आयोग बनाएंगे। और यही आयोग क्या होता है, नवंबर 1919 में सेटअप करती है जो अंग्रेजी सरकार है, जिसको हम लोग अध्यक्ष, चूंकि उसके जॉन साइमन होते हैं इसीलिए उसको हम लोग साइमन कमीशन बोलते हैं। तो साइमन कमीशन नवंबर 1927 में सेटअप होगा, 7 सदस्य टोटल इसमें होंगे और मुंबई पहुंचता है ये 3 फरवरी 1928 को। तो जैसे ही नवंबर 1927 में जब ये बनता है, इसकी घोषणा होती है, तो चूंकि क्या 7 सदस्य इसके अंग्रेज होंगे, कोई भी भारतीय आदमी इसमें नहीं होगा, तो भारतीय लोग क्या करेंगे, इसको नापसंद करेंगे, पसंद नहीं करेंगे। तो मद्रास अधिवेशन होगा कांग्रेस का 1927 में और इसके बायकॉट की घोषणा की जाएगी। और जैसे ही मुंबई पहुंचेगा 3 फरवरी 1928 को, और इसके अलावा इंडिया में जहां भी जाएगा वहां पे इसको काले झंडे दिखाए जाएंगे, साइमन गो बैक जैसे नारों से संबोधित किया जाएगा, मतलब इसका पूरी तरह से विरोध होगा, वहां पे हड़ताल वगैरह हर चीज होगी। उसके बाद देखो क्या होता है कि और मामला थोड़ा सा चलता रहता है। अंग्रेज देखो यहाँ पे कंसिस्टेंटली बार बार एक चीज बोलते रहते थे, ये जो भारतीय हैं आप लोग शासन चलाने में सक्षम नहीं है, आप लोगों को पता नहीं है कि शासन कैसे चलाया जाता है, इसीलिए हम आपको अब तक जो है वो डोमिनियन स्टेटस हमने आपको दिया नहीं है, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है। तो इसको एज ए चैलेंज के रूप में लेते हैं। और 1928 में जो है वो फरवरी 1928 में आप देखेंगे कि सभी दलों की सर्वदलीय जो है वो बैठक होगी और यहाँ पे सभी दल बैठते हैं वहां पे। तो इस बैठक में एक कमेटी जो है वो बनाई जाती है जिसके अध्यक्ष होते हैं मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू इस कमेटी के चूंकि अध्यक्ष होते हैं इसीलिए इसको नेहरू कमेटी भी बोला जाता है। तो इसको क्या काम दिया जाता है कि ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग खुद से जो है वो एक संविधान बनाएंगे, संविधान बनाने की कोशिश करेंगे और अंग्रेजों को दिखाएंगे कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा मतलब कि वो लोग जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं मतलब। तो अगस्त 1928 में जो कमेटी बनेगी मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में, उसका रिपोर्ट आता है जिसको हम लोग नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। इसमें काफी सारी चीजें होती है, जैसे कि मूल अधिकार से संबंधित चीजें होती है, डोमिनियन स्टेटस की फिर से डिमांड होती है, भाषाई आधार पे आप राज्यों का निर्माण करो, इस तरह की उसमें चीजें होती हैं। तो क्या ये सभी लोगों को पसंद आएगा? आता भी है, नहीं भी आता है। खास करके देखो जो कांग्रेस में जो समाजवादी दल नहीं कहेंगे उसको, समाजवादी धड़ा, युवा धड़ा जो उभर रहा होता है, उसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि खास करके जो जवाहरलाल होते हैं और सुभाष चंद्र बोस होते हैं, ये सब क्या करेंगे कि बोलेंगे कि आप डोमिनियन स्टेटस की बात मत करो। अब डोमिनियन स्टेटस की बात आपको देखो, उस समय भी मैंने आपको बताया था कि जब होम रूल आंदोलन चल रहा था उस समय भी ये मांग रहे थे कि हमें स्वशासन दे दो। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है बेसिकली कि आप डिमांड करते हो कि
अंग्रेजी हमारे शासक रहेंगे, बट उसके नीचे जो है वो घरेलू मामले हमें डिसाइड करने दो, मतलब भारत के मामले हमें थोड़ा डिसाइड करने दो। बाकी जो अल्टीमेट कंट्रोल होगा, जो पावर जो हम पे रहेगा, वो अंग्रेजों का ही रहेगा। ये होता है डोमिनियन स्टेटस। इसकी जगह ये जो नए लोग आएंगे ना, जो युवा लोग होंगे, वो बोलेंगे कि हमें पूर्ण स्वराज अब चाहिए। ये तो पुराना हो गया ना, आप क्यों मांग रहे हो अब डोमिनियन स्टेटस? ठीक है, पूर्ण स्वराज की आप बात कीजिए। तो इसके दबाव के बाद देखिए आगे डेवलपमेंट होगा, अभी हम लोग देखेंगे। तो इसके कारण क्या करेंगे ये लोग जो है वो, चूंकि इनकी बातें उस समय नहीं ज्यादा सुनी जाती है, तो ये लोग अलग से जो है, कांग्रेस में लोग रहते हैं, इस्तीफा वगैरह नहीं देते हैं। ये सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की जो है वो स्थापना करते हैं। उसके बाद नेहरू रिपोर्ट में एक चीज और भी होता है कि जैसे पृथक निर्वाचन आया था, सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी 1909 से ही चलता रहता है, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म से ही। ठीक है, तो मुस्लिम्स के लिए आता है, उसके बाद सिखों के लिए, एंग्लो इंडियंस के लिए, सबके लिए धीरे धीरे बढ़ता रहता है ये। तो यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट में बात की जाती है कि इसको पृथक जो निर्वाचक मंडल है मुस्लिमों के लिए, वो खत्म करके एक संयुक्त निर्वाचक मंडल की बात मतलब ये लोग करते हैं। तो क्या मुस्लिमों को पसंद आएगा? मुस्लिमों को थोड़ा नहीं पसंद आता है। इसीलिए जिन्ना जो है मार्च 1929 में अपनी 14 सूत्रीय मांग जो है वो प्रस्तुत करेंगे, और इसके बाद जो है वो धीरे धीरे मामला चलता रहता है। तो देखो, दिसंबर 1928 में कलकत्ता अधिवेशन होगा, और कलकत्ता अधिवेशन में जो नेहरू रिपोर्ट आया था उसका अनुमोदन किया जाएगा। युवा धड़ा मैंने आपको बताया कि संतुष्ट था नहीं इससे, तो ये लोग दबाव डालते हैं, जो गांधी होते हैं वहां पे, मोतीलाल नेहरू जैसे लीडर होते हैं, ये लोग दबाव डालते हैं कि आप लोग कुछ कीजिए, ये डोमिनियन स्टेटस की बात आप मत कीजिए प्लीज, ठीक है ना। तो ये लोग थोड़ा सा मानते हैं, और ये लोग बोलते हैं, जो कांग्रेस के लीडर्स होते हैं, सीनियर लीडर्स, वो बोलते हैं कि ठीक है सरकार को कि आप डोमिनियन स्टेटस की बात करनी है तो आप करो, 1 साल के भीतर करो, लेकिन हमें 1 साल के भीतर डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दो, नहीं तो हम क्या करेंगे कि फिर भूल जाएंगे कि डोमिनियन स्टेटस जैसा चीज भी कोई होता है। फिर हम लोग पूर्ण स्वराज की बात करेंगे, और सिर्फ पूर्ण स्वराज की नहीं, फिर हम लोग आंदोलन भी छेड़ेंगे, है ना। इस तरह की चीजें होती है। तो 1 साल का जो अल्टीमेटम दिया जाएगा तो सरकार तो डर जाएगी। डरेगी क्या? बिल्कुल नहीं डरेगी। सरकार कोई भाव नहीं देती, कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तो जाहिर सी बात है 1 साल जब खत्म होगा तो अगले साल दिसंबर 1929 में ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन होता है, जो कि आपके लिए बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मैंने आपको कांग्रेस वाली वीडियो में बताया है। तो लाहौर अधिवेशन में क्या होगा कि यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, जो बहुत युवा होते हैं, उनको यहाँ पे कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इनके पास काफी अच्छा मौका होता है कि ये लोग जो बार बार डिमांड करते आ रहे हैं 1-2 सालों से, वो खुद इसको लागू कर सके। तो यहाँ पे कांग्रेस का जो लक्ष्य होगा पहली बार अब बदल जाएगा, और लक्ष्य जो डोमिनियन स्टेटस वगैरह होगा ये हट करके के पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो है उसकी बात करना यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से अब कोई डोमिनियन स्टेटस, कोई ये स्वशासन जैसे चीज की बात नहीं करेंगे। अब हमको क्या चाहिए? पूरी आजादी चाहिए। ठीक है, उसी के आसपास जो है वो गोलमेज सम्मेलन की ही बात चल रही होती है। देखो, यहाँ पे वायसराय होते हैं लॉर्ड इरविन। तो लॉर्ड इरविन जो है उस समय डिसाइड करते हैं, लॉर्ड इरविन और भी जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड होते हैं, वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग भारतीयों को बुला करके लंदन में बातचीत करेंगे, जिसको हम लोग गोलमेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। 3 कॉन्फ्रेंस होता है ये, इसको अलग अलग से हम लोग इसके बाद वाले वीडियो में देखेंगे। वो लोग इसके बाद वाले वीडियो में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और पूना पैक्ट को डिटेल में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो ज्यादा इसमें चर्चा मैं नहीं करूंगा। फिर भी याद रखो कि गोलमेज सम्मेलन की बात होती रहती है यहाँ पे। तो यहाँ पे चूंकि ये लोग कांग्रेस की बात नहीं मानते, तो कांग्रेस ये बोलती है कि हम लोग जो गोलमेज सम्मेलन होना है उसको हम लोग क्या करेंगे? बहिष्कार करेंगे। उसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा हो जाती है। लोग बताया था कि अगर आप नहीं मानेंगे तो हम लोग सविनय अवज्ञा भी करेंगे। और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसके साथ ही 31 दिसंबर को रावी नदी के तट पर जो होगा, वो जो कांग्रेस के अध्यक्ष होंगे जवाहरलाल नेहरू, ये पहली बार तिरंगा जो है यहाँ पे फहराते हैं। नया तिरंगा अडॉप्ट किया जाता है। उस समय उसमें चरखा हुआ करता था, चक्र की जगह। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लाहौर अधिवेशन हुआ और कांग्रेस ने पूरी तरह से अपना माइंडसेट बदल दिया कि अब हमको ये जो पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन में हम नहीं जा रहे, बिल्कुल बहिष्कार कर देते हैं ये लोग। और 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाई जाएगी। देखो, एक और चीज याद रखो, 26 जनवरी आपको याद रखना है। 26 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जो है वो हमारा संविधान लागू हुआ था। एक सवाल आपसे मैं पूछता हूं कि हमारा जो संविधान है वो 1949 में ही बन गया था। 1949 में बन गया था ना, 26 नवंबर के आसपास 1949 में।
हमने वेट क्यों किया 26 जनवरी तक लागू करने के लिए? लागू जिस समय बना था उस समय कर देना चाहिए था, क्यों वेट किया कई महीने तक? जवाब है यही कि 26 जनवरी का डेट जो था हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था 1930 में, क्योंकि पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है। इस डेट को यादगार बनाने के लिए संविधान पहले बन जाने के बाद भी हमने वेट किया और 26 जनवरी 1950 को जो है वो संविधान लागू किया गया। तो इसका रिलेशन जो है वो इसी से है, ध्यान रखिएगा इस चीज को, कोई कोई पूछे तो आपको बताना है ये चीज। तो अब क्या होगा देखो, लॉन्च करने की बात तो की गई है आंदोलन, तो गांधी जी फिर भी क्या करते हैं कि 11 सूत्रीय मांग फिर से रखते हैं कि कुछ थोड़ा सा एक मौका और देते हैं चलो तुमको। तो और जो 11 सूत्रीय मांग होती है उसमें काफी सारी डिमांड होती है, उसमें आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना रखो कि गांधी ने फिर से कुछ मांगे की, है ना। और इस मांग को मांगने के लिए सरकार को फिर से एक अल्टीमेटम देती है कि 31 जनवरी तक का वक्त दे रहे हैं 1930 तक का, नहीं माने तो आंदोलन करेंगे। सरकार फिर से कोई भाव नहीं देगी, कोई रिस्पॉन्स सरकार नहीं देगी और गांधी जी बोलेंगे कि ठीक है भाई। तो फरवरी 1930 में बैठक होती है कहाँ पे? साबरमती आश्रम में। यहाँ पे कांग्रेस वर्किंग कमेटी बैठेगी जो 15 लोग होंगे और गांधी जी को पूरी तरह से अधिकृत कर दिया जाता है कि बापू आप जैसा चाहें, जिस समय पे चाहें, जिस स्थान पे चाहें, सविनय अवज्ञा आंदोलन को जो है वो शुरू करें और उसका नेतृत्व ग्रहण करें। ठीक है, तो गांधी जी पूरे फॉर्म में यहाँ पे आएंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि मुद्दा कोई होना चाहिए ना आंदोलन का, कि क्या एक सेंट्रल मुद्दा क्या बनाएंगे हम लोग, केंद्रीय मुद्दा क्या हो आंदोलन का। तो गांधी डिसाइड करते हैं नमक को। अब नमक को मुख्य मुद्दा क्यों बनाएंगे? देखो नमक जो है ना वो सबसे जुड़ा होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। गरीब आदमी को भी नमक की उतनी ही जरूरत है जितना कि अमीर आदमी को। तो नमक जो है वो एक सिंबल होता है लोगों के बीच के यूनिटी का। उसके बाद नमक बहुत बेसिक चीज है और उस पे सरकार ने टैक्स लगाया था। तो एक तरह का एक और संदेश देना चाहते हैं कि ये जो एक इतना छोटा सा चीज है उस पे आप जो टैक्स लगा रहे हो वो सही नहीं है, ठीक है ना। तो नमक को ये मुख्य मुद्दा बनाने की बात करते हैं और बनाते भी हैं। और 12 मार्च 1930 को जो है वो आंदोलन की शुरुआत होगी, कहाँ से? साबरमती से। साबरमती से गांधी जो है वो दांडी के लिए प्रस्थान करते हैं 12 मार्च 1930 को और इसी दिन जो है वो आंदोलन की शुरुआत की डेट मानी जाती है, आपको ये याद रखना है। फिर 6 अप्रैल को फाइनली 24 दिनों के आसपास, देखो यहाँ से बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा भी था कि कितने दिनों में पहुंचे थे, तो 12 मार्च से जोड़ लो 6 अप्रैल तक, तो लगभग वही 24 दिन के आसपास होता है। तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी दांडी पहुंचते हैं और यहाँ पे नमक कानून का जो है चुटकी में नमक उठाएंगे और कानून का जो है वो उल्लंघन करेंगे, नमक कानून तोड़ देंगे और लोगों से अपील करते हैं कि आप खुद अपने इस्तेमाल के लिए जो है वो नमक बनाओ, सरकार की अवज्ञा करो, कोई दिक्कत नहीं है। आंदोलन इससे आगे फिर देखो आप धीरे धीरे बहुत सारे जगहों पे कई सारे लोग जो है वहाँ पे बिहार में, उड़ीसा में, तमिलनाडु में, हर जगह पे जो है वो नमक कानून लोग जा करके तोड़ते हैं और इसका उल्लंघन करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जो है इस यात्रा, जो साबरमती से दांडी की यात्रा होती है, उसकी यात्रा नेपोलियन के एल्बा से पेरिस जो मार्च हुआ था, अभियान हुआ था, उससे इसकी जो है वो तुलना करेंगे। टोटल 78 लोग होते हैं इसमें, अगर आपको कहीं पूछा जाए तो ध्यान रख लीजिएगा, जो गांधी के साथ जो लोग चल रहे होते हैं। इतना डिटेल ऐसे फैक्ट ज्यादा ठीक नहीं, बट ठीक है, याद रखिए कहीं पूछ ले तो। बाकी स्थानों पे भी गांधी का अनुसरण करते हुए लोग नमक कानून तोड़ेंगे, जैसे मालाबार में की कल्पक्कम होते हैं वो कानून तोड़ते हैं। ये वायकम सत्याग्रह जो हुआ है उससे भी जुड़े होते हैं, वायकम सत्याग्रह। उसके बाद तमिलनाडु में देखो सी राजगोपालाचारी होते हैं, वहाँ पे जो तंजौर तट होता है, तंजौर तट पे ये नमक कानून बनाते, मतलब कि नमक कानून को भंग करते हैं नमक बना करके। असम में जो सत्याग्रही होते हैं सिलहट से नोआखाली तक पदयात्रा करेंगे और वहाँ पे नमक कानून का उल्लंघन करेंगे। ऐसे ही देखो उड़ीसा में गोपाल बंधु चौधरी होते हैं, वो करते हैं। बिहार में आप देखो, बिहार तो कहीं समुद्र वगैरह है नहीं, तो नमक कहाँ से बनाएंगे? तो नखास पिंड एक जगह होती है, वहाँ पे एक औपचारिकता के लिए जाते हैं, कोई तालाब वगैरह होता है, जो भी है। नखास पिंड तो मैं आपको जब बिहार पढ़ाऊंगा तभी पढ़ाऊंगा। तो अंबिका कांत सिन्हा होते हैं ये, तो ये लोग जाकर के वहाँ पे नमक कानून तोड़ते हैं। जो भी जहाँ पे जो भी थोड़ा बहुत मौका मिलता है, चाहे समुद्र हो या ना हो, हर राज्य में समुद्र तो होगा नहीं, तो इस तरह की चीजें जो है वो चलती रहती है। अब सरकार देखो क्या करेगी, सरकार लाठीचार्ज करेगी या करेगी, वो देखो करना है उसको, बाद में तो करेगी वो, बट शुरुआत में जो है सरकार बहुत उलझन में होती है। इसको क्लासिक डिलेमा बोलते हैं अंग्रेजी में, डैम इफ यू डू डैम इफ यू डोंट, ऐसे करके बात होती है कि आप कुछ करें तो प्रॉब्लम, कुछ ना करें तो प्रॉब्लम। करना क्या चाहिए? ठीक है, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो कांग्रेस बोलेगी कि हम जीत गए। अगर आप कुछ लाठीचार्ज करते हैं या फिर कुछ एक्शन लेते हैं तो कांग्रेस बोलेगी कि देखो हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, ऐसी चीजें हो रही है। तो सरकार शुरुआत में उलझन होती है, लेकिन एक बार डिसाइड कर लेती है कि कुछ करना है तो उसके बाद सरकार फिर से अपना, भाई सरकार है वो,
ठीक है, तो हरकत तो अपनी दिखाएगी, तो लाठीचार्ज, अध्यादेश पे अध्यादेश, ऐसी चीजें जो है वो पारित करने लगती है। और 30 अप्रैल नहीं, अप्रैल में नेहरू को जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। 4 मई 1930 को आप देखेंगे कि गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। क्या आंदोलन इसके बाद खत्म हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, आंदोलन जो है वो जारी रहेगा। अलग अलग काडर के लोग जो होते हैं अलग अलग राज्यों में, वो आंदोलन को यहाँ पे जारी रखते हैं, ठीक है। कांग्रेस के आंदोलन का स्वरूप देखते हैं कि क्या क्या हुआ आंदोलन में, कैसे कैसे चीजें हो रही थी। तो 31 मई 1930 को धरसना एक जगह है गुजरात में, वहां पे नमक का एक फैक्ट्री होता है, कारखाना होता है। पहले यहाँ पे गांधी जी जो है वो खुद नेतृत्व करने वाले होते हैं इस, मतलब कि इस रेड का, जो यहाँ पे पड़ेगा नमक के कारखाने पे। लेकिन इनको 4 मई को ही चूंकि गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो उसके बाद यहाँ पे इस आंदोलन का नेतृत्व जो करेंगी वह सरोजनी नायडू और इमाम साहिब। इसके अलावा मनीलाल एक होते हैं, और मनीलाल कौन होते हैं? मनीलाल होते हैं गांधी जी के सपुत्र होते हैं ये। तो ये 3 लोग आप याद रखिएगा। इस घटना का वर्णन अमेरिकी पत्रकार जो है वेब मिलर, इसने भी किया है। और गांधी एक मूवी आई है, तो गांधी मूवी आप जब देखेंगे तो धरसना को उसमें दिखाया गया है, काफी अच्छे से उसमें दिखाया गया है, देख लीजिएगा, आपका जीके अच्छा हो जाएगा उससे। गांधी मूवी। बड़ी संख्या में जो है विद्यार्थी, महिला, जनजातीय समूह, जो ट्राइबल ग्रुप होते हैं, वो भी भागीदारी इसमें करते हैं। आप देखेंगे कि मध्य प्रांत वगैरह होते हैं, वहां पे वन कानूनों की अवज्ञा की जाती है। मजदूर होते हैं, व्यापारी वर्ग काफी बड़ी मात्रा में होते हैं, बट मुस्लिमों की सहभागिता बहुत कम होती है इसमें। एक रीजन वो भी है कि आपका जो नेहरू रिपोर्ट आया था, उसमें पृथक जो निर्वाचन मंडल था उसके बाद जो है वो खत्म करने की बात की गई थी, तो थोड़ा सा छिटक जाते हैं मुस्लिम्स, और वो मुस्लिम लीग की तरफ उनका झुकाव थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ये भी था। बट भागीदारी बहुत कम रहती है। असहयोग आंदोलन में आपने देखा था ना कितनी भागीदारी थी मुस्लिमों की, तो यहाँ पे नहीं होती वो। फिर जमींदारी क्षेत्रों में जो है वो चौकीदारी कर विरोधी आंदोलन जो चलता है। चौकीदारी टैक्स क्या हुआ? देखो, जमींदारी क्षेत्र थे आपका बिहार, बंगाल। 3 व्यवस्था आपको पढ़ाई थी जब 1857 डिस्कस किया था, उसमें भी आपको बताया था कि 3 भू राजस्व की व्यवस्था हुआ करती थी, जमींदारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी। तो जमींदारी में किसान जो थे, किसानों से टैक्स वसूलता था कौन? ये जमींदार वसूलता था। और जमींदार आगे जो है वो अंग्रेजों को जो है वो, जो सरकार, बेसिकली सरकार को जो है टैक्स जो है वो देता था अपना कुछ कमीशन रख करके। तो यहाँ पे ये जो क्षेत्र होता है जहाँ पे जमींदारी व्यवस्था लागू होती है, बिहार बंगाल के क्षेत्रों में, वहाँ पे जो है चौकीदारी टैक्स बोलते हैं, जो लोग देते हैं ना उसको चौकीदारी टैक्स बोलते हैं। तो बोलते हैं कि हम लोग इसको नहीं देंगे, तो इसका आंदोलन चलता है। उसके बाद जो रैयतवाड़ी क्षेत्र होते हैं, रैयतवाड़ी में क्या होगा कि जो किसान है, किसान खुद क्या करेगा, सरकार को टैक्स देगा, कोई जमींदार इसके बीच में नहीं होता है। तो यहाँ पे बोलता है कि हम लगान जो है वो नहीं देंगे, क्योंकि डायरेक्ट सरकार को लगान देते हैं, तो उसके विरोध में यहाँ पे आंदोलन चलता है। टैक्स वैक्स बिल बेसिकली नहीं देना है सरकार को, आपको ये बस ध्यान रखिए। फिर जो मध्य प्रांत होता है, केंद्रीय प्रांत इसको बोलते हैं, सेंट्रल प्रोविंस, उसमें जो है क्योंकि फॉरेस्ट एरिया बहुत ज्यादा होता है, आदिवासी लोग होते हैं वहाँ पे, तो वो वन कानूनों का जो उल्लंघन कर देंगे। वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन होता है कि आप लकड़ी काट नहीं सकती, ये वो जो भी वहाँ पे पाबंदी होगी उसको तोड़ करके लोग जो है वो करते हैं, वहाँ पे कानून को उल्लंघन करते हैं। सविनय अवज्ञा का मतलब ही होता है कि कानून का उल्लंघन करना अहिंसात्मक तरीके से, ठीक है। मैंने आपको बताया था ये सब गांधी के आंदोलन के कुछ तौर तरीके हैं, तो वो पहले भी आपको बताया था, असहयोग, सविनय अवज्ञा, बहिष्कार, ये सब चीजें कभी पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा डिटेल में। फिर मंजरी सेना, वानर सेना, प्रभात फेरी, जादुई लालटेन शो होता है, ये सब जो है आयोजित किया जाता है। देखो, जादुई लालटेन शो, जो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मैजिक लैंटर्न शो, तो बाइस्कोप या फिर आज जो प्रोजेक्टर आप देख रहे हो ना, प्रोजेक्टर पे जो गांव में पिक्चर वगैरह दिखाया जाता था, तो उस समय तो ये सब चीजें थी नहीं ना, ठीक है। उस समय मूवी का वगैरह का आविष्कार नहीं हुआ था, तो कुछ स्लाइड्स होती थी, जैसे निगेटिव फिल्म होता है ना, उसे फोटो बनाते थे, उसी तरीके से कुछ स्लाइड होती थी, और बड़े पर्दे पर जो है इसको इस तरह से चलाया जाता था। तो इस जादुई लालटेन सभाओं के द्वारा जो है लोगों को जागरूक किया जाता है, और राष्ट्रवाद के रूप में राष्ट्रवाद का प्रचार किया जाएगा बेसिकली। उसके बाद देखो, बहुत सारे जगहों पे समानांतर सरकार की स्थापना होगी, मतलब लोग अपने हाथों में वहां पे सरकार का जो कामकाज होंगे, ठीक है, वो ले लेंगे। तो सोलापुर में होता है ऐसा। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान जो होते हैं वो लाल कुर्ती आंदोलन उसमें चला रहे होते हैं, और पेशावर में कई सारी गतिविधियां होती है। खान अब्दुल गफ्फार खान, आपको थोड़ा सा इसके बारे में, अगर इनके बारे में डिटेल दे दूं, तो ये पेशावर के पश्तो होते हैं बेसिकली, और पश्तो भाषा में ही पहला ये जो अखबार या फिर मासिक एक पत्रिका निकालते हैं, जिसको हम लोग पश्तून बोलते हैं। तो पश्तून हो गया, और यहाँ पे ये अहिंसा, गांधीवादी विचारधारा के आदमी होते हैं, और वो पेशावर जैसे क्षेत्र में जो है वो लीड कर रहे होते हैं। पेशावर में एक और घटना होती है इस वक्त कि देखो, यहाँ पे कांग्रेस के कुछ लीडर जो है वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो गिरफ्तार करने के बाद लोगों में काफी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, और वो प्रदर्शन करने लगते हैं। तो यहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया जाएगा, सैनिक शासन।
तो सेना का प्रयोग किया जाएगा, और सेना का जब प्रयोग किया जाता है तो यहाँ पे होता है गढ़वाल, गढ़वाल राइफल ही होता है, गढ़वाल राइफल। तो गढ़वाल राइफल के जो है वो सैनिक होंगे, और ये यहाँ पे निहत्थे भीड़ पे गोलियां चलाने से इनकार कर देते थे। तो पहली बात तो कुछ सेना मना कर रही है कि हम लोग नहीं चलाएंगे, सेना में ऐसा बेसिकली नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये सब चीजें यहाँ पे होती है। उसके बाद चटगांव में, ये तो मैंने आपको उसमें भी कवर किया था, जो क्रांतिकारी आंदोलन मैंने आपको पढ़ाया था उसमें भी था ये, कि सूर्यसेन टीचर होते हैं एक वहाँ पे चटगांव में, और ये कांग्रेस के सदस्य भी होते हैं, जिला लेवल पे इनको कोई पोस्ट भी मिला होता है। तो ये जो वहाँ पे पुलिस शस्त्रागार होता है, जहाँ पे पुलिस का एमिनेशन हथियार वगैरह रखाता है, वहाँ पे लोग धावा बोलते हैं और लूटने का प्रयास करते हैं, बट ये लोग पकड़े जाते हैं और बाद में कई सारे लोगों को यहाँ पे फांसी हो जाएगी। तो मूवी आई थी, उसका एक पिक्चर है। असम में देखो कनिंघम सर्कुलर आता है, उसके विरोध में आंदोलन होता है। तो कनिंघम सर्कुलर क्या होता है कि विद्यार्थियों को एक सर्कुलर के द्वारा, जिसको हम लोग कनिंघम सर्कुलर बोलते हैं, उसके द्वारा सरकार बोलती है कि आप जो है वो ये जो राजनीतिक गतिविधियां हो रही है, जो सभाएं हो रही है, उसमें आप हिस्सा नहीं लेंगे। तो विद्यार्थी क्या बोलेंगे कि जी हुजूर हम नहीं लेंगे? बिल्कुल नहीं, विद्यार्थी बोलेंगे कि हम लेंगे, जो करना है करो, ठीक है ना। तो इसके विरोध में, सर्कुलर के विरोध में जो है असम में जो स्टूडेंट्स होते हैं बेसिकली, उनका ये आंदोलन होता है और वो आंदोलन करते हैं। फिर मणिपुर और नागालैंड में रानी गौंडेल्यू होती है, इनकी उम्र काफी देखो कम होती है। तो रानी गौंडेल्यू यहाँ पे आंदोलन चला रही होती है अंग्रेजों के खिलाफ, और बाद में इनको गिरफ्तार करके आजीवन कारावास जो है वो उम्र कैद की सजा दी जाती है। और जब 1946 में जब कांग्रेस की अंतरिम सरकार बनेगी, तब इनको जाकर के जो नेहरू गवर्नमेंट होती है वो छोड़ देती है, रिहा करती है, और उसके बाद उनको रानी की उपाधि जो है वो दी जाती है। तो रानी गौंडेल्यू यहाँ इन इलाकों में जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ चला रही होती है। उसके बाद देखो राउंड टेबल देखो कॉन्फ्रेंस हो चुका होता है, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा, बट चूंकि कांग्रेस जब शामिल नहीं होगी ना, तो मजा सरकार को आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ज्यादातर हिस्सा था जो भारतीयों का, उसका प्रतिनिधित्व जो है वो कांग्रेस करती थी। तो सरकार को लगेगा कि यार कुछ बातचीत करते हैं, क्योंकि अगला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फिर होना होता है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। तो सरकार बातचीत करने के मूड में आ जाती है, और यहाँ पे देखिएगा कि 25 जनवरी 1931 को गांधी और कांग्रेस के बाकी अन्य जितने नेता होते हैं, बिना किसी शर्त के उनको जो है वो रिहा कर दिया जाएगा। और उसके बाद 5 मार्च को ये लोग, गांधी और जो लॉर्ड इरविन होते हैं वायसराय, वो दिल्ली में बैठेंगे, और कई मांगों पे गांधी अपना डिमांड रखते हैं, वो कुछ निगोशिएट करते हैं, जो भी होता है, और यहाँ पे एक सहमति बन जाती है, और गांधी इरविन समझौता जो है यहाँ पे 5 मार्च 1931 को होगा। और कांग्रेस जो है वो सहमत हो जाएगी कि ये जो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं उसको वापस ले लेते हैं, और आपका जो गोलमेज सम्मेलन दूसरा होगा उसमें हम शामिल होंगे, ठीक है। अब देखो क्या है कि इसके बाद जस्ट जैसे ही 5 मार्च को 1931 को ये जो गांधी इरविन समझौता होता है, इसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इसी महीने में 29 मार्च को कराची अधिवेशन जो है विशेष सत्र के रूप में बुलाया जाएगा। विशेष सत्र मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको कांग्रेस वाली वीडियो में 1-2 जगह और भी बताया है कि पूर्व अधिवेशन कांग्रेस का हमेशा दिसंबर में होता है। तो जब भी दिसंबर के अलावा कहीं होगा ना किसी भी महीने में, तो आप मान लीजिएगा कि वो विशेष अधिवेशन था। तो विशेष अधिवेशन कराची अधिवेशन मार्च में बुलाया जाता है, और यहाँ पे जो दिल्ली समझौता होता है, गांधी इरविन पैक्ट को बोलते हैं दिल्ली समझौता, तो उसका अनुमोदन किया जाता है कांग्रेस के द्वारा। और देखो 23 मार्च 1931, इसके जस्ट 6 दिन पहले, कराची अधिवेशन के जस्ट 6 दिन पहले जो है वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है वो फांसी दे दी जाती है। तो जब ये गांधी इरविन समझौता हो रहा होता है, तो उसमें जितने भी राजनीतिक कैदी होते हैं उसको रिहा करने की इरविन जो है वो बात मान लेते हैं, लेकिन एक शर्त होती है इनकी। तो लॉर्ड इरविन का देखो यहाँ पे शर्त होता है कि जितने भी कैदी हिंसा के आरोपी हैं उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे। गांधी जी यहाँ पे थोड़ा नेगोशिएट वगैरह कोशिश करते हैं करने की, कि भगत सिंह, राजगुरु वगैरह को कम से कम आप नहीं छोड़ेंगे तो कम से कम फांसी को बदल करके आप उम्र कैद कर दो या फिर आजीवन कारावास कर दो, बट ये सरकार तैयार नहीं होती है, और कराची अधिवेशन के जस्ट 6 दिन पहले इनको फांसी दे दी जाती है, वो भी चुपचाप तरीके से, थोड़ा सा गलत होता है वहां पे। तो ये है। तो जब कराची अधिवेशन होगा तो लोगों में बहुत गुस्सा होता है, और गांधी को यहाँ पे पूरे रास्ते में काले झंडे जो है वो दिखाए जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इनके फांसी के बाद ये लोग गुस्सा होते हैं कि आपने कुछ किया क्यों नहीं इन शहीदों के लिए, ठीक है। तो ये चीजें होती है। तो देखो गांधी जी मान जाते हैं भाई कि आंदोलन वापस ले रहे हैं, तो चुपचाप ये चलेंगे लंदन मजे में, ठीक है। दिसंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होगा लंदन में, और गांधी जी यहाँ पे कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में जो है वो भागीदारी करते हैं, बट यहाँ पे कुछ मिलेगा नहीं। यहाँ पे विवाद होगा, अंबेडकर वाला विवाद एक आएगा जो पूना पैक्ट के रूप में बाद में आएगा, वो हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, पूना पैक्ट के रूप में,
ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली थोड़ा सा बता देता हूँ, पृथक निर्वाचन की बात फिर से की जाती है कि हम लोग जो है वो माइनॉरिटीज जो है उनको अलग से निर्वाचक मंडल की व्यवस्था उनके लिए करेंगे। पहले से भी चल रहा होता है मामला, लेकिन स्पेशल क्या होता है कि दलितों के लिए भी यहाँ पे बात की जाती है। तो गांधी जी थोड़े से नाराज हो जाते हैं, अम्बेडकर उन्होंने भी थोड़ा सा बहस भी होता है। जो भी है, ओवरऑल यहाँ पे आंदोलन की बात करें तो आंदोलन के हिसाब से जो लोग सोच के गए थे, कोई सफलता जो यहाँ पे इनको नहीं मिलती, कोई मीनिंगफुल बातचीत नहीं होती है। तो गांधी जी चुपचाप वापस आ जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं, अब जो है हम लोग फिर से जो है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन जहाँ पे हमने खत्म किया था, थोड़ा था, खत्म तो नहीं किया था, उसको पॉज कर दिया था, रोक दिया था, उसको हम लोग फिर से शुरू करेंगे। तो 29 दिसंबर 1931 को कांग्रेस द्वारा जो आप देखेंगे फिर से जो है वो आंदोलन को शुरू करने की बात की जाएगी, शुरू कर दिया जाएगा और ये दूसरा चरण होगा आंदोलन का। अब सरकार क्या करेगी ना, सरकार क्या चुपचाप बैठी रहेगी? बिल्कुल नहीं। देखो, सरकार अब ना पिछली गलतियों से अपना सीख लेती है कि कांग्रेस को एक तरह से बराबरी का दर्जा इन्होंने दे दिया ना, कि बैठ करके लोग बात कर रहे हैं, वायसराय गांधी से बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस एक तरह से बराबर के संगठन में आ गया, ठीक है, बराबर के दर्जे में आ गया। तो अब लोग ये जो इरविन होंगे वो बोलेंगे कि अब ऐसी कोई चीज नहीं करेंगे हम, और सरकार जो है तुरंत प्रतिक्रिया करती है यहाँ पे। और 4 जनवरी को तुरंत आप देखेंगे कि गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कांग्रेस को हर स्तर पे, जिला स्तर पे हो चाहे राज्य स्तर हो, हर स्तर पे जो है कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया जाएगा। जो भी लोग होंगे बड़े पैमाने पे, चाहे कांग्रेस के नेता हो, उनके समर्थक हो, सबको जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। अध्यादेश पे अध्यादेश आएगा, प्रेस पे यहाँ पे देखो प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसी दौरान जो है गांधी जेल में चुके होते हैं और अप्रैल 1934 में महात्मा गांधी जो है वो आंदोलन को यहाँ पे वापस लेने की घोषणा करते हैं। इसके कुछ समय के बाद 2 साल और चलता है। तो एक सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि जो भी अभी तक गांधी का आंदोलन आपको पढ़ाया है, जहां पे आंदोलन बीच में वापस ले लिया गया है, वहां पे एक एलिमेंट आया था हिंसा का। जिस चाहे वो रॉलेट सत्याग्रह हो, उसमें बताया था कि चौरा-चौरी नहीं, आपका जालियांवाला बाग हुआ तो हो गया, असहयोग आंदोलन में चौरा-चौरी होता है, वहां पे हो जाता है। यहाँ पे तो कोई हिंसा नहीं हुई, तो आंदोलन गांधी जी ने वापस क्यों लिया? इसलिए लिया कि देखो, जब भी कोई बड़ा आंदोलन होना, कोई मास मूवमेंट होता है, तो वो बहुत कम समय के लिए हो तो ज्यादा सही है। लंबे समय तक आंदोलन चलने के बाद लोग थोड़ा सा थक जाते हैं और लोगों में उतनी एनर्जी होती नहीं है, ठीक है। 1 महीने 20 दिन तो लोग काफी एनर्जी से जो है वो काम करते हैं, लेकिन उसके बाद लोगों को, भाई देखो, 1930 में शुरू हुआ है, 34 हो गया है, लगभग 4 साल के आसपास। तो लोगों को घर भी चलाना है, जो व्यापारी यहाँ पे धंधा ठप करके बैठे हुए थे, उनको अपनी दुकान भी चलानी है। तो लोग लंबे समय तक जो है वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं किसी भी बड़े आंदोलन को, ठीक है। तो इसी सिलसिले में गांधी जी को लगेगा कि आंदोलन को वापस ले लेते हैं, तो इस तरह से जो है वो आंदोलन खत्म होता है। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो के बारे में आप अपने जो सुझाव जो है वो दे कि इसको किस तरह से बेहतर और इम्प्रूव किया जाए, क्या चीजें और चाहते हैं इस पे कंटेंट जो है वो आ सके, तो इस तरह की चीजें। और ज्यादा से ज्यादा जो हिंदी माध्यम के जो लोग हैं उसको शेयर करो कि उन लोगों को भी थोड़ा सा फायदा हो सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।